क्लास 12 बिजनेस स्टडीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध के सिद्धांत। हम थर्ड सिद्धांत करने जा रहे थे, अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि प्रत्येक कार्य जो है वो अनुशासन में हो, हर व्यक्ति सही समय पर आए, सही समय पर जाए, हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पर रहे। आज्ञाकारिता का पालन यहाँ पर होना चाहिए, ओबीडियंस यहाँ पर होनी चाहिए। अधिकारों के प्रति श्रद्धा हमारी होनी चाहिए, हमारे अधिकारी जो है उनकी रिस्पेक्ट हम लोग करें। रिस्पेक्ट फॉर द अथॉरिटी, निर्धारित जो हमारे नियम है उनका पालन प्रत्येक व्यक्ति करें। ऑब्जर्वेंस ऑफ द एस्टेब्लिश्ड रूल्स, हमारे जो नियम होते हैं उनकी स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जो नियम है उनको बहुत डिटेल में बताए जाने चाहिए। यदि कोई अच्छे से कार्य करता है तो उसको इनाम पुरस्कार दिया जाना चाहिए। यदि कार्य कोई नहीं करता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको दंड या फाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके पॉजिटिव इफेक्ट या धनात्मक प्रभाव की हम बात करते हैं। यदि अनुशासन का पालन किया जाता है तो उससे क्या लाभ होते हैं। पहला है संस्था की साख का बढ़ना, इंक्रीजिंग गुडविल ऑफ द फर्म। हमें संस्था की साख बढ़ जाती है जिस संस्था के प्रत्येक कर्मचारी जो है वो अनुशासन में रहते हैं। दूसरा, कर्मचारी की कुशलता में वृद्धि, एनहांसेस एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। इसका मतलब ये हुआ, जब प्रत्येक वर्कर हमारी संस्था का अनुशासन में रहता है तो कर्मचारियों की कुशलता बढ़ती है। इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक कर्मचारी सही समय पर आता है, सही समय पर जाता है, अपना पूरा कार्य पूरा करता है, तो लगातार सही दिशा में कार्य करते रहने से उसकी आदत जो है वो अच्छे प्रकार से काम की होगी, जिससे कुशलता बढ़ेगी। थर्ड है बेहतर श्रम प्रबंध संबंध, बेटर एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेशंस। श्रम का मतलब है श्रमिक, मतलब वर्कर। प्रबंध का मतलब प्रबंधक, मतलब मैनेजर्स। यहाँ पर प्रबंधकों और मतलब मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में संबंध जो है वो अच्छे बनते हैं। बेटर एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट रिलेशंस। चौथा पॉइंट है विश्वास उत्पन्न होना, फेथ होने कंपनी पर विश्वास होता है क्योंकि कंपनी अनुशासन में रहती है, हर कार्य अपना जो है निश्चित तरीके से पूरा करती है, तो विश्वास भी इसके प्रति बढ़ जाता है। संस्था में व्यवस्था जो है वो बनी रहती है। फर्म रन्स इन सिस्टमेटिक मैनर, हर काम सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्था से होता है अनुशासन के कारण। राइट साइड पे दिया गया वेलनात्मक प्रभाव या वॉलेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे। इसके जो 5 पॉइंट दिए गए इनके ही उल्टा करके पॉइंट आप लिख देंगे। साख का बढ़ना की जगह घटना हो जाएगा, कर्मचारी कुशलता में वृद्धि की जगह कमी इत्यादि। नेक्स्ट है आदेश की एकता या यूनिटी ऑफ कमांड। अगला सिद्धांत जो हमारे को दिया गया वह है आदेश की एकता। आदेश की एकता का मतलब ये होता है, डायग्राम जैसे हम लोगों ने साथ में बनाया। आदेश की एकता यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है एक कर्मचारी को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश की प्राप्त होनी चाहिए। आदेश की बाहुल्यता, अगला डायग्राम बना गया। डाइवर्सिटी ऑफ द इन कमांड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक कर्मचारी और उसके ऊपर बहुत सारे अधिकारी हैं, करीब 7 अधिकारी उसको आदेश दे रहे हैं, तो कर्मचारी को ये समझ नहीं आएगा कि वो कौन से अधिकारी की बात माने और कौन से की नहीं माने। इसके जब हम आदेश की एकता का पालन करते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं, और वही लाभ हमारे आते हैं धनात्मक प्रभाव या पॉजिटिव इफेक्ट्स में। तो पहला पॉइंट दिया गया, अधीनस्थों के लिए श्रम भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती। कर्मचारी भ्रम का मतलब है जब एक से ज़्यादा अधिकारी काम दे रहे हैं, उसको 7 अधिकारी काम बता के जा रहे हैं, तो उसको ये समझ में नहीं आता भाई मैं किसकी बात मानूँ, किसका काम पहले करूँ, किसका काम बाद में करूँ। तो नो कन्फ्यूजन फॉर द सबऑर्डिनेट। सेकंड है अधीनस्थों की कार्यकुशलता बढ़ जाती है, एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। अगर एक अधिकारी एक कर्मचारी को कार्य देता है, आदेश देता है, तो वो अधिकारी उसको पूछेगा भी। वो ये नहीं बोल सकता कि मैं दूसरे का काम कर रहा था, तीसरे का काम कर रहा था। और जब वो उसे पूछेगा उस डर से वो लगातार काम करता है, और लगातार जब हम काम करते हैं तो हमारी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जब वर्कर के काम करने की क्षमता बढ़ेगी तो थर्ड पॉइंट है अधिकारियों की भी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो एफिशिएंसी इंक्रीज ऑफ द सुपीरियर्स, अधिकारियों का काम भी अपने आप ही पूरा हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है उत्तरदायिता निर्धारण में सरलता, अकाउंटेबिलिटी कैन बी इजीली फिक्स्ड। उत्तरदायिता, जिम्मेवारी जो है आसानी से यहाँ पर फिक्स की जा सकती है, निर्धारित की जा सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति को एक अधिकारी ने काम दिया, उसे मालूम है मैंने इसको काम दिया था, वो उसी को पूछा जाएगा। पांचवा पॉइंट है संस्था में व्यवस्था की स्थिति, फॉर्म्स रन ए सिस्टमेटिक मैनर। व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पूरी संस्था में काम चलता है। हर एक व्यक्ति को मालूम है उसे क्या आदेश दिया गया और उसके प्रति वो जिम्मेवार है, इसलिए वो अपना काम पूरा करता है। 6 पॉइंट है अधिकारियों के अहम को ठेस नहीं पहुंचती, ईगो ऑफ द सुपीरियर्स इज नॉट हर्ट। क्योंकि अधिकारी ने कर्मचारी को काम दिया, अब वो अधिकारी ही इस कर्मचारी को पूछेगा, इसलिए हमारा अहंकार जो है वो बीच में नहीं आता। परंतु जहाँ पर हमने दूसरा डायग्राम देखा, आदेश की बाहुल्यता, मतलब ज़्यादा अधिकारी हमको आदेश दे रहे थे, तो इसमें क्या होता है, ए अधिकारी ने जब काम दिया
तो जब वो पूछता है काम हो गया तो नहीं, वो बोलता है मैं अभी बी का कर रहा था, बी पूछेगा मैं सी का कर रहा था, सी पूछेगा मैं डी का कर रहा था, डी पूछेगा तो ई का कर रहा था। तो आगे आगे वो बात टालता है और वो किसी का भी काम नहीं करता। तो जब ए व्यक्ति पूछता है कि मैंने आपको आदेश दिया था या काम दिया था, आपने क्यों नहीं किया, तो वो बोलेगा बी कर रहा था। तो ए व्यक्ति सोचता है कि इसके लिए बी अधिकारी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इसकी कोई कीमत नहीं है, मेरी रिस्पेक्ट ये नहीं करता। वहाँ पर अधिकारी के हमको ठेस पहुँचती थी। 7 पॉइंट है सहयोगपूर्ण वातावरण का निर्माण, एनवायरनमेंट ऑफ कोऑपरेशन इज क्रिएटेड। यहाँ पर आदेश की एकता है, एक अधिकारी वो एक वर्कर को काम दे रहा है और वर्कर ने उसको जवाब भी देना है, तो एक दूसरे से मिलकर वो कार्य करेंगे तभी दोनों का काम पूरा होगा। अगर हम बात करते हैं अवहेलनात्मक प्रभावों की, वायलेटिंग इफेक्ट भी, तो आप लोगों ने ये 7 पॉइंट का रिवर्स करके मेंशन कर देना है, तो इसके अवहेलनात्मक प्रभाव आ जाते हैं। अगला टॉपिक हमारे को दिया गया निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर दिया गया, अब निर्देश की एकता का क्या मतलब होता है? यहाँ पर मतलब ये होता है कि एक विभाग में जहाँ पर एक जैसे कर्मचारी कार्य करते हैं, ठीक है, तो सभी कर्मचारियों को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। मतलब एक जैसे काम करने वाले सारे कर्मचारियों का हेड अधिकारी एक होना चाहिए और वो सभी को एक जैसा ही कार्य दे। यहाँ पर दिया गया क्रियाओं के प्रत्येक समूह को, मतलब एक जैसी क्रिया करने वाले, एक जैसे काम करने वाले, जैसे प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल का काम सेल डिपार्टमेंट के वर्कर कर रहे हैं, जिनका कि समान उद्देश्य हो, मतलब एक ही जैसा उद्देश्य हो, उन सबको एक ही अध्यक्ष, मतलब एक ही अधिकारी की एक ही योजना के अंतर्गत काम करना हो। वन हेड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर देखें डायग्राम दिया गया, एक डायरेक्टर है, उसके नीचे काफ़ी सारे मैनेजर, तो ये डायरेक्टर सभी मैनेजर्स को काम बता रहा है। अब इसके धनात्मक प्रभाव पर आते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे? विशिष्टीकरण का लाभ यहाँ पर होता है। वन ऑफिसर एंड वन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, एक अधिकारी एक ही प्रकार का काम बता रहा है, सभी को बता रहा है, तो वो अपने कार्य में धीरे धीरे एक्सपर्ट होने लगता है। सेकंड पॉइंट है संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि, एफिशिएंसी ऑफ कंपनी इंक्रीजेस, कार्यकुशलता हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर किसी वर्कर को काम नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो वो दूसरे वर्कर को पूछ लेगा जो उसके साथ ही काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक संस्था में जितने भी वर्कर थे सबको उसी अधिकारी ने काम दिया, तो जो हमको दिया वही उसको दिया, तो हम एक दूसरे की मदद से काम को कर पाते हैं। जब मदद करते हैं एक दूसरे की तो कार्यकुशलता बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट है उद्देश्य प्राप्ति में सहायक, इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी अपना अपना काम तो करते हैं, कर्मचारी अपना काम तो करते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर दूसरे की मदद के लिए भी चले जाते हैं। हमने अपना काम कंप्लीट किया, दूसरे का नहीं हो रहा तो उसका भी काम कंप्लीट करवाने में हम मदद करने चले गए। हर एक वर्कर ने अपना अपना काम कर लिया तो अपने आप ही उद्देश्य प्राप्त हो गया। चौथा पॉइंट है क्रियाओं में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्टिविटीज़, क्योंकि एक अधिकारी ने एक जैसा ही काम सभी को बताया तो अपने आप ही क्रियाएं एक जैसी हो जाएंगी। और समन्वय मदद, हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, समन्वय मदद मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, हम सभी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जब मुझे आवश्यकता होती है तो दूसरा व्यक्ति हमारी मदद करता है, जहाँ उसे आवश्यकता होती है तो हम उसकी मदद करते हैं। अब इसके अवहेलनात्मक प्रभाव या वॉल्टिंग इफेक्ट पर आएंगे। पांचों पॉइंट जो पॉजिटिव थे उनका उल्टा करके आप लिख देंगे। जैसा कि फर्स्ट था विशिष्टीकरण का लाभ, यहाँ पर लिखेंगे विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त नहीं होता है। हमने दोनों के बारे में पढ़ लिया, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आदेश की एकता निर्देश की एकता। अब इसके डिफरेंस पर हम लोग आते हैं। आज पार्ट्स आप लोगों ने पहले नोट कर लिए, तो उसके बाद हम सीधा चलते हैं अर्थ पर। तो कर्मचारी को एक अधिकारी से आदेश प्राप्त होना, उसकी प्रति उत्तरदायी होना आदेश की एकता का उद्देश्य होता है। एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम वन ऑफिसर एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स हिम, ठीक है। जबकि निर्देश की एकता में क्या बोला गया? एक वन हेड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, क्रियाओं के एक समूह के लिए जिनके समान उद्देश्य होते हैं, एक ही अधिकारी और एक ही योजना का होना। सेकंड पॉइंट है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है आदेश की एकता का? दोहरी अधीनस्था को खत्म करना, टू प्रिवेंट द ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। दोहरी अधीनस्था का मतलब है एक से ज़्यादा अधिकारी ना हो, ठीक है, तो उसे दूर कर देना है। दूसरा निर्देश की एकता का मतलब है उद्देश्य क्रियाओं को अनदेखा होने से, दोहरा होने से रोकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? क्रियाओं के अनदेखा नहीं होना, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी नहीं होनी, सभी को एक जैसा काम यहाँ पर देना है। थर्ड पॉइंट दिया गया प्रभाव या इम्प्लीकेशन क्या होता है इसका? आदेश की एकता का मतलब कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से इससे प्रभावित होते हैं। मुझे जब काम दिया गया तो मुझे ही वो कार्य करना है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से वो कर्मचारी उससे इफेक्टेड होता है। इट इफेक्ट्स द एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअली। निर्देश की एकता की बात करें, इससे पूरा संस्थान प्रभावित होता है। इट इफेक्ट्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक अधिकारी ने पूरी संस्था के कर्मचारियों को आदेश दिया।
फोर्थ पॉइंट है हमारा संबंध या फिर रिलेशन। इसका संबंध लोगों के काम के साथ होता है। एक अधिकारी ने एक कर्मचारी को काम दिया तो ये काम से संबंधित है। इट्स रिलेटेड टू द वर्क ऑफ एम्प्लॉय। निर्देश की एकता का मतलब इसका संबंध परस्पर कार्यों में समन्वय के साथ है। सभी वर्कर के कार्यों में समन्वय होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। इट्स रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क। उसके बाद है अधीनस्था या फिर सबऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर दिया गया एक व्यक्ति के अधीन एक कर्मचारी होता है, एक व्यक्ति पर एक अधिकारी का नियंत्रण होता है। कंट्रोल ऑफ वन ऑफिसर इज ऑन वन एम्प्लॉय। जबकि निर्देश की एकता में अनेक व्यक्तियों पर एक अधिकारी का नियंत्रण होता है। कंट्रोल ऑफ वन ऑफिसर ऑन मैनी एम्प्लॉयज़। स्थापना की बात करते हैं, मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो आदेश की एकता का एक ही उद्देश्य होता है। इसको क्या बनाता है? ये अनुशासन बनाए रखता है, नियंत्रण बनाए रखता है। इट मेंटेन्स द डिसिप्लिन एंड कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जबकि निर्देश की एकता की बात करें तो यहाँ पर उद्देश्यों की एक रूपता में से समन्वय बना रहता है। कोऑर्डिनेशन इज मेंटेन ड्यू टू द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक अधिकारी है तो उद्देश्य भी एक हो गया, उसके कारण उद्देश्य की एक रूपता इसके द्वारा बनी रहती है। सिक्स्थ प्रिंसिपल पर आते हैं जो है कि हमारा व्यक्तिगत हित या सामान्य हित के अधीन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। मीनिंग समझते हैं। देखिए व्यक्तिगत हित का क्या मतलब? एक व्यक्ति का हित मतलब इंटरेस्ट। कर्मचारी चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह प्राप्त करूँ। सामान्य हित जैसे हम बोलेंगे जनरल इंटरेस्ट। सामान्य हित मतलब कंपनी का इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पर ये बोला गया एक व्यक्ति को अपना अपना लाभ नहीं देखना बल्कि संस्था के लाभ के लिए सभी व्यक्तियों को काम करना है। तो ये हो गया कि एक व्यक्तिगत हित जो है सामान्य हित के अधीन, अधीन मतलब नीचे है। सो सबऑर्डिनेशन। अब हम आते हैं इसके धनात्मक प्रभाव या पॉजिटिव इफेक्ट पर। तो अगर एक व्यक्ति अपना हित छोड़ के केवल संस्था के हित के लिए काम करे तो उसका क्या अच्छा प्रभाव होगा? मानवता का पालन, फॉलोइंग ह्यूमैनिटी। हम जिस कंपनी के लिए काम करते हैं तो उसी कंपनी के लाभ की बात सोच करके यदि हम काम करते हैं तो यही इंसानियत, ये ह्यूमैनिटी कहलाती है। सेकंड है संस्था के लाभ से सभी को लाभ। इनकम ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द वर्कर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यदि कंपनी को लाभ होगा तो कर्मचारियों में लाभ का हिस्सा बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट है संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति यहाँ पर हो जाती है। अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। संस्था के उद्देश्य जो थे उद्देश्य उनकी प्राप्ति हो जाती है क्योंकि हम प्रत्येक वर्कर संस्था के लाभ के लिए लगातार काम कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है व्यक्तिगत तथा संस्थागत हितों में उद्देश्यों में समन्वय। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। पहले कंपनी का उद्देश्य अलग था, वर्कर का उद्देश्य अलग था। अब ये हो गया कि जो कंपनी का उद्देश्य है यही प्रत्येक वर्कर का उद्देश्य भी हो गया। व्यक्तिगत मतलब वर्कर का, संस्थागत मतलब कंपनी का उद्देश्य। पांचवा पॉइंट है ईर्ष्या में कमी, रिडक्शन इन द जेलसी। क्योंकि नाउ वी वर्क फॉर द कंपनी नॉट फॉर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। पहले ये होता था कि हम अपने अपने लाभ के लिए काम करते थे कि मेरा काम हो जाए दूसरे का ना हो, परंतु अब हम ऐसा नहीं सोचते। अब हम ये सोचते हैं कि सभी का काम हो जाए तभी कंपनी का काम पूरा होगा। सिक्स पॉइंट है संघर्ष में कमी, रिडक्शन इन द स्ट्रगल। अब स्ट्रगल या संघर्ष नहीं होता है। अब प्रत्येक व्यक्ति कंपनी के उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है। एक दूसरे से हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे, बस केवल उद्देश्य है कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी। अवहेलनात्मक प्रभाव या फिर वायलेटिंग इफेक्ट में यही 6 पॉइंट और इनके उल्टा करके हम लिख देंगे। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है कर्मचारियों का पारिश्रमिक रेम्युनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। पारिश्रमिक रेम्युनरेशन का मतलब है कर्मचारी जितना काम करते हैं उनके कार्य के बदले में पर्याप्त और उचित मात्रा में उनको तनख्वाह जो है वो दी जानी चाहिए। उचित मात्रा में पारिश्रमिक श्रमिकों को देने से प्रबंधकों को भी संतुष्टि हो जाती है और श्रमिकों को भी। श्रमिकों को ये होता है कि हमने जितना काम किया, जितनी ज़्यादा मेहनत की, मालिकों ने उतना पैसा हमको दे दिया। ठीक है, इससे दोनों संतुष्ट रहते हैं। सो द सैलरी और रेम्युनरेशन मस्ट बी गिवन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। जितना कार्य उन्होंने किया, कार्य क्षमता के आधार पर उन्हें तनख्वाह दी जाए। सो दे मीट द कॉस्ट ऑफ द लिविंग एंड द डिमांड्स। अब इसके आते हैं धनात्मक और पॉजिटिव इफेक्ट्स पर। कर्मचारियों को प्रोत्साहन यहाँ पर मिलता है। मोटिवेशन टू एम्प्लॉय। जो कर्मचारी अच्छा कार्य करना जानते हैं, जो काफ़ी कुशल हैं, एक्सपर्ट हैं, जब उन्होंने ज़्यादा काम किया और उनको ज़्यादा तनख्वाह मिल गई तो उनको और ज़्यादा अच्छा कार्य करने की इससे प्रेरणा मिलती है। सेकंड है कर्मचारियों की संतुष्टि में वृद्धि। अगर मैंने मेहनत की है तो मुझे ज़्यादा तनख्वाह मिली, जिसने मेहनत नहीं की उसको कम तनख्वाह मिली, तो इससे क्या होता है कि हमारे को संतुष्टि होती है कि चलो मेरी मेहनत जो है उससे कम से कम मुझे उतना परिणाम तो मिल रहा है। अगला है कर्मचारियों में समर्पण भावना का विकास। क्योंकि कंपनी हमारी मेहनत की कदर करती है इसलिए और ज़्यादा हम समर्पण की भावना से, डेडिकेशन के साथ हम काम करते हैं। सो डेडिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। फोर्थ पॉइंट है श्रम परिवर्तन दर में कमी, डिक्रीज इन द लेबर टर्नओवर रेट। श्रम परिवर्तन दर का मतलब होता है
श्रमिकों का संस्था को छोड़कर चले जाने का रेट। ठीक है, यदि हमारी कंपनी में कर्मचारी, जो अच्छे कर्मचारी हैं, उनकी कोई खास कदर नहीं, कहने का मतलब जो अच्छे कर्मचारी हैं उनको भी 10,000 तनख्वाह, और जो नहीं काम करने वाले कर्मचारी उनको भी 10,000 तनख्वाह। तो अच्छे कर्मचारी ये सोचते हैं कि हमारी मेहनत, ईमानदारी, कुशलता की यहाँ पर कोई कीमत नहीं, हम ऐसी कंपनी में चले जाएंगे जहाँ पर कि हमें अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग या अपनी कुशलता के आधार पर तनख्वाह मिले। तो अच्छे कर्मचारी संस्था को छोड़कर बार बार जाते हैं। परंतु जहाँ पर उनकी कुशलता के आधार पर तनख्वाह दी जाती है कि ज़्यादा मेहनत की है तो ज़्यादा तनख्वाह दी जाएगी, तो अच्छे कर्मचारी फिर संस्था को छोड़ के नहीं जाएंगे, जो संस्था के लिए बहुत अच्छा होता है। पांचवा पॉइंट है ईमानदारी को बढ़ावा, एनकरेजेस ऑनेस्टी। जो वर्कर पहले काम नहीं करते थे उनको भी उतनी ही तनख्वाह, और जो काम करते थे उनको भी उतनी ही तनख्वाह। तो इससे फिर कुशल कर्मचारी सोचते हैं कि हम ही ज़्यादा मेहनत क्यों करें, हमें उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो कर्मचारी फिर लापरवाही करने लगते हैं, बेईमानी करने लगते हैं। परंतु जब से प्रत्येक वर्कर को उसकी कुशलता के आधार पर तनख्वाह दी जाती है तो हर एक व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, मेहनत से काम करता है। इसकी अवहेलना तुम प्रभाव पर आते हैं, तो वही बात यहाँ पर भी ऊपर पाँचों पॉइंट जो है उनके उल्टा पॉइंट बनाकर आप लोग लिख देंगे।